बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस। अच्छा, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर मौजूद थे, गर्ल्स। अगर उन्होंने आना है तो वो ये ना हो कि क्लास शुरू और उसके बाद वो ढूंढ रहे हैं, उन्हें आप बुला लीजिए। दूसरे नंबर पे जो हमारा ये कोर्स है, इसको फॉर्मली शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि थोड़ा सा आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि हम शुरू करें। सर, वहाँ से शुरू करते हैं जी। अमीर हमजा। और क्या स्टेटस है आपका? ज़बरदस्त। सर आप बताइएगा। सीला MFA और ऑडिट रही है। और आपका FR2 पास है या इस बार दिया हुआ है? इस बार दिया हुआ है। और कौन कौन से दिए हैं? ठीक है। आपका सिर्फ ऑडिट ही रहता है? आपका करें। आपका क्या स्टेटस है? ऑडिट या नहीं? अच्छा, जो हमारी बुनियादी थीम है ना सर इस क्लास की, वो ये है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट करके बच्चों को सपोर्ट करेंगे, वो पेपर पास करें। हमारे पास अक्सरियत, अच्छा बाय द वे, इस क्लास में ऑनलाइन में स्टूडेंट्स की है। अब हमें उन्हें भी साथ, जिस तरह जनरली होता है कि हम क्लास कंडक्ट कर रहे होते हैं और हमारा प्राइम फोकस फिजिकल स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, इस बार फिजिकल स्टूडेंट भी हैं, लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स चूँकि हमारे साथ कनेक्टेड हैं तादाद में, तो हमें उन्हें भी साथ लेके चलना है। अच्छा, उसके बाद से हम क्या कर रहे होंगे, फिजिकल क्लास हर चीज़ वैसे ही चल रही होगी, लेकिन जो काम मैं फिजिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स का चेक कर रहा हूँगा, वही ऑनलाइन वाले बच्चों का व्हाट्सएप पर भी आप लोग मुझे तस्वीर उतार के भेजेंगे और वो भी चेक किया जाएगा। ये एक एडिशनल बात है। मतलब फिजिकल स्टूडेंट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लास के बाद क्या होता है, लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो कि इस क्लास को देख रहे हैं, उन्हें बताता चलूँ कि क्लास के बाद आप क्लास को देखते हुए, क्लास के बाद आप क्या करेंगे, अपने काम को जो है वो, जो हम आपको असाइनमेंट देंगे, जो काम देंगे, उसको आप चेक करेंगे, उसको परफॉर्म करेंगे और उसकी तस्वीर मुझे व्हाट्सएप करेंगे और हम उसको भी चेक करेंगे, उसको भी चेक किया जाएगा। तो ये हमारा एक मेजर थीम है। और मैं अपनी क्लास में नॉर्मली जो बात किया करता हूँ उसको शुरू करता हूँ कि यार आप क्लास लेने आए हैं, सुबह फीस जमा कराई है, कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी आपकी इस क्लास को लेके, एक टीचर को लेके होंगे ना। मैं इसको एक भार समझता हूँ अपने ऊपर कि एक टीचर के स्टूडेंट जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि इतने ज़्यादा टीचर है कि मैं इस टीचर से पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। अच्छा, वो जो बच्चा सोच रहा है वो एक टीचर के लिए एक जिम्मेदारी है कि ये जो बच्चा सोच रहा है कि यार मैं इस टीचर से पढ़ के पास हो जाऊंगा, टीचर भी तो उसका वजन लेना कि यार ये मुझ पर इत्मीनाद कर रहा है, तो क्या मैं अप टू द मार्क परफॉर्म कर सकूंगा कि इसको सपोर्ट कर सकूं। ठीक हो गया? अच्छा, उसके हवाले से हम जनरली ये बात करते हैं कि ना एक एक्सपेक्टेशन गैप आ जाता है। एक्सपेक्टेशन गैप ये आता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए मैं उन्हें क्लियर कर देता हूँ, और मुझे क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स मुझे क्लियर कर दें। यानी एक चीज़ तो मैं आपको बताया तो कि हमारे प्लान में क्या है, और एक चीज़ अगर इससे ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं तो आप ज़रूर हमें बताइए। मुझे याद है मैं क्लास में पिछले सेशन में
एक टेक्स्ट की क्लास में ये वाली बात कर रहा था पहले दिन, तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो है वो पूरी टैक्स की रिटर्न फाइल करके जमा कराने का सारा काम हमें आ जाएगा इस टैक्स की क्लास से। तो मैं उसे कहता सॉरी भाई, मैं आपको वो टैक्स सिखाऊंगा जिस टैक्स से आपका पेपर पास होगा। अगर आप हमें कहते हैं कि सर अगर आपके लेक्चर लेने के बाद मैं अकेला पूरे बैंक का ऑडिट कर लूँगा, तो सॉरी भाई, हम बहुत फोकस्ड हैं कि उस बैंक के ऑडिट में क्या क्या होता है वो सारा आपको समझ आ रही होगी, लेकिन आप इंडिविजुअल लेवल पे वो ऑडिट नहीं कर सकेंगे। क्यों? सर हम जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत फोकस्ड है। वो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात किसकी हो रही होगी? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात हो रही होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की। उस एग्जाम को समझने के लिए अगर आप हमें जो भी कराना पड़ेगा हम कराएंगे। बैंक के ऑडिट की बात भी होगी, इंस्टीट्यूट के ऑडिट की बात भी होगी, मेट्रो के ऑडिट की बात भी होगी, कोई और पेंट की कंपनी के ऑडिट की बात भी होगी, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात, ट्रेडिंग कंपनी की बात, सारी कंपनीज की बात हो रही होगी कि इनका ऑडिट कैसे होता है। मगर हमारा असल फोकस क्या है? आई कैप का पेपर। बात समझ में आ रही? तो हम आई कैप पेपर फोकस स्टडी करा रहे होंगे। इस चीज को आपने हमेशा अपने जहन में रखना। आपके जहन में कोई भी सवाल आए, अगर वो हमें बिल्कुल आउट ऑफ द वे नहीं उठा के लेके जा रहा तो हम जरूर बताएंगे। हमारा काम है, हमें बताना चाहिए, आपका कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। बुनियादी तौर पे एक कंक्लूजन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि एज ए टीचर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग की तरफ फोकस कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग की तरफ फोकस कर रहा हूँ, लीडिंग टू यानी असल में ये कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग जो है ये इफेक्टिवनेस है। सॉरी, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी है कि आपको रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए। दूसरे नंबर पे एक चीज़ है जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप जो जिस तरह तैयारी की जाए उस तरह आई कैप में सवाल भी है। सर सवाल आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, कॉन्सेप्ट उस एंगल से सिखाना कि आई कैप जिस एंगल से टेस्ट करता है ये भी तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ नॉलेज डिलीवर करना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉलेज को उस तरह डिलीवर करना कि वो आई कैप में जिस तरह टेस्टिंग हो रही है उस तरह से हो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो दूसरा स्टेप है ना वो है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब ही यही है कि आप जब जिस चीज को डिलीवर कर रहे हो वो टू द पॉइंट हो। एक बंदा दिन रात मेहनत करके एक प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है लेकिन वो बिक नहीं रही, उससे फायदा नहीं हो रहा लोगों को। सर वो प्रोडक्ट इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव तो वो है जो आपको पेपर पास कर। वो कहते हैं मैं तो, मेरा तो एक फॉर्मूला होता था जब मैं एज ए स्टूडेंट, मैं कहता सर जी साडा पेपर पास करा दो, मोटी गल है ये। अगर आपका पेपर पास है और आपको 4 कॉन्सेप्ट नहीं भी समझ आए तो भी चलेगा। अगर आपको किताब की हर लाइन समझ आकर आपका पेपर पास नहीं हो रहा तो आपने ऐसी समझ का क्या करना? मेरी बात समझ आ रही? सो हमारा फोकस, मेरा फोकस एज ए टीचर इस एरिया पर होगा कि हम एफिशिएंटली कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग आपको इम्पार्ट कर सकें और दूसरे नंबर पे इस अंदाज में पढ़ाएं,
इस अंदाज में प्रैक्टिस करें पेपर की कि वो आपका पेपर पास हो। इंशाल्लाह हमारा ये एम है। अच्छा, एज ए टीचर हमारी को बहुत लंबी चौड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा जिसको जो रोज पढ़ाया वो घर जाके पढ़ ले। आई एम वेरी श्योर कि अगर एक बच्चा 1 से 1.5 घंटा पर डे पढ़े रूटीन से, तो आई एम वेरी श्योर कि वो आराम से ऑडिट पास कर सकता है। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम है कि हमने रूटीन से नहीं पढ़ना, ना आज तक कभी ज़िंदगी में पढ़ा। प्रॉब्लम ये है कि हमने क्लासेस लेनी है अगर, और हमने देखना हो यार तो 1-1.5 सफ़ा है, कल इकट्ठे कर लेंगे। वो करते करते हफ्ते का दिन आ जाना है और वो 8 सफ़े हो जाने हैं और हफ्ते वाले दिन हमें काम पड़ जाना। तो वो 1 वीक निकल गया, 2 वीक निकल गए, करते करते अल्टीमेटली बात चल जाती है अगस्त तक। और अगस्त का आखिरी महीना होते है, एक दिन टीचर आए कहते हैं कि आज हमारा लास्ट लेक्चर था, मुझे बहुत बहुत मुबारक हो, मैंने पूरा पढ़ा दिया। और बच्चा उस दिन पक्का सोचता है यस अब से मैंने पढ़ना शुरू करना। सर वो आपका आखिरी दिन होना चाहिए था, उस टॉपिक के साथ आपका भी सिलेबस कंप्लीट होता और फिर आप रिवीजन शुरू करते। जो बच्चा कंसिस्टेंसी से पढ़ता है ना बुनियादी तौर पे, वो कामयाब होता है। हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको मैं भी बहुत लेटर इन माई कैरियर, इन माई स्टूडेंट जो फेज था उसमें समझा। असल में ना एक चीज़ होती है एफर्ट, हार्ड वर्क, ये इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। आपने पेपर दिया, पेपर से 3 दिन पहले आपने दिन रात पढ़ा है, हार्ड वर्क था फॉर श्योर। अच्छा, सीए में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं चलता, ये बेकार है। ये असल में हार्ड वर्क काम तब आता है जब ये क्या हो, कंसिस्टेंसी के साथ हो, रूटीन के साथ हो, मुस्तकिल मिजाजी के साथ हो। आप 1 हफ्ते बाद 8 घंटे मत पढ़िए, आप रोज का 1 घंटा पढ़ लीजिए, ये उस 8 घंटे से बेहतर है। ये असल मुश्किल ये है। और आपको एक चीज बताऊं, सीए में असल ये दरकार है, जब आप इस लेवल, इस चीज को समझ के इसके मुताबिक पढ़ने लग जाएंगे ना, सर काम हो जाएगा, आपका पेपर निकल जाएगा। ये मैं आपको बहुत शोर होके कह रहा हूं। उसकी वजह है, मैं हमेशा ये सवाल क्लास में पूछता हूँ कि यार आप में कितने लोग जॉब कर रहे हैं, और 99% लोग जॉब नहीं कर रहे होते। तो फिर मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार अगर जॉब नहीं कर रहे, सिर्फ सीए कर रहे, तो वो तो सही तरह करो, उसको तो निभाओ, उसको तो करो। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ये होता है कि वो जॉब नहीं कर रहे, क्लास ली और दोस्तें और गप्पें, और कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन का कुछ कर रहे हैं या कुछ और एक्टिविटी दूसरी कर रहे हैं अपने आप को अनेबल करने के लिए। मेरे पास 2-3 दिन पहले एक स्टूडेंट आ गया, कहता है सर मैंने कहा क्या कर रहे हो आजकल? वो एनरोलमेंट के हवाले से आया था। तो मैंने कहा कि, कहते मैं अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो वो एक कोई कराची के टीचर थे, उन्होंने कोई कोर्स लॉन्च किया था, इस सॉफ्टवेयर का उसने नाम लिया, फलां सॉफ्टवेयर का। उन्होंने मैं बताया कि इसका बड़ा काम है और आप वो सीख लो। मैंने वो सीख लिया, 7 लेक्चर्स में उन्होंने सारा सिखा दिया। मैंने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। ऑनलाइन मतलब अपना पेज बनाया कि मुझे कोई मतलब काम मिल जाए। मुझे काम मिल गया। जब काम मिला तो मुझसे वो हो ही ना,
वो जो 7 लेक्चर उन्होंने 7 वीक्स में दिए थे और मुझे 10,000 रुपये लिया था, उससे मुझे ये तो लगा कि मुझे ये काम आता है, लेकिन जब एक्चुअल में काम आया तो मुझसे नहीं होता था, वो मैं नहीं कर सका। मैंने एक ही बात उसको कही कि मैंने कहा यार, मुझे मेरे उस्ताद ने कही थी कि यार हम ना अपना फोकस इधर उधर करते रहते हैं। मुझे लगता है पेपर्स के बाद ये 2 वीक्स, पेपर्स के बाद ये ले लीजिए, पेपर्स के बाद ये 2 वीक्स आराम के होते हैं और उसके बाद दोबारा तैयारी करनी होती है अगले सब्जेक्ट से। आपका प्राइम फोकस, आपका ऑब्जेक्टिव ये पेपर्स होने चाहिए। इसके अलावा जो है वो ठीक नहीं है। मेरी बात समझ आ रही? मैं सबको एक ही बात कहूंगा, खुदारा सीए मेहनत करके भी बड़ी मुश्किल से पास होता है। ये जो कभी मतलब मुझे लगा ख़ास तौर पे इस फेज़ में जब बच्चा ऑडिट पढ़ने की पोजीशन में होता है, 1.5 साल 2 साल कैफ में लगा चुका होता है या 1.5 साल भी सीए में लगा चुका होता है, तो उससे लगता है कि चलो मैं साथ साथ कुछ और कर लेता हूँ। वो इन 15-20 दिनों में जो फारिग होता है तो अपने साथ कोई चीज़ अटैच कर लेता है। अब वो जो अपने साथ चीज़ जोड़ लेता है वो फिर उसके साथ चलती रहती है। मुझे लगता है आप में से जो बच्चा प्योरली फोकस होके पेपर दे रहा है और पेपर पास कर रहा है वो सबसे ज्यादा सियाना है। और आप में से कोई बच्चा अगर 30,000, अगर वो नीडी नहीं है तो 30,000 रुपया, 25, 30, 40,000 रुपया भी कमा रहा है, मेरे मुताबिक उतना समझदार नहीं है। मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों लोग इकट्ठे कैफ में आए थे। उन दिनों ना एकदम टमाटर के रेट बड़े ही बढ़ गए, जिस तरह अभी रूटीन में भी हो रहा होता है। हमें तो अब इसकी आदत हो गई है। तो 2008 की बात है। मैंने कहा यार टमाटर 300 रुपये किलो हो गए। कहते अच्छा मुझे नहीं पता। मैं यार तुम इस दुनिया के हो ही नहीं, तुम सिर्फ सीए कर रहे हो और तुम्हारा दुनिया से तुमने आंखें बंद की हुई हैं। मेरे मुताबिक तुम जिंदगी में आगे नहीं चल सकोगे। मैं अपने आप को बहुत समझदार समझता था कि भाई मुझे तो हर चीज़ का पता है, माशरे में क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है, क्या खबर है, इमरान खान क्या कर रहा है, नवाज शरीफ क्या कर रहा है, हालात किधर जा रहे हैं, डॉलर किधर जा रहा है। मैं अपने आप को ज़्यादा समझदार समझता था। वो सीधा साधा बंदा था। उसको कहना है कि यार हमने प्लान किया था कि बुध वाले दिन चलेंगे, क्लासेस के बाद कहीं कुछ खाने। कहते यार सर ने टेस्ट रख दिया ना, आज नहीं कल। हम कहते थे कि ये पोता पड़ाकू बन रहा है। उसने 3 अटेम्प्ट में पूरा कैफ मुकम्मल किया। जिस वक्त उसने अपना कैफ किया उस वक्त मेरे 8 में से 4 पेपर पास थे। लेकिन मैं समझदार था, मुझे दुनिया की खबर थी। मेरे मुताबिक वो बेवकूफ़ था, वो सिर्फ पढ़ता रहता था या अपनी एंटरटेनमेंट करता था, लेकिन वो अपने दिमाग को इधर उधर की उलझन में नहीं डालता था जो हम विदाउट एनी फैमिली प्रेशर डाल रहे होते हैं। वैसे ही इन होने के लिए, ज़रा माशरे में एक समझदार के लाए जाने के लिए। सर उसने कैफ कर लिया, वो फर्गूसन चला गया, आर्टिकल किए। उसकी जब सीफेब की पहली अटेम्प्ट बनी तो मेरा कैफ पास हुआ। लेकिन मुझे तब भी था कि यार मैं समझदार हूँ, ये अगर पेपर सीए कर भी जाएगा ना तो ये पोता ही रहेगा, बेवकूफ़ ही रहेगा। मैं समझदार हूँ क्योंकि मुझे सारी चीज़ों की मालूमात है। लो जनाब, उसने फर्गूसन से आर्टिकल किए और वहीं भाई जॉब कर ली और वो असाइनमेंट पे बांग्लादेश चला गया। अब चूँकि उसकी मेरी दोस्ती करीबी थी,
तो मैं उससे अपडेट लेता रहता था कि भाई हाँ भाई, वो कह जी मैं बांग्लादेश एक असाइनमेंट पे चला गया। आना जब उसने फिर मुलाकात होनी, मेरे पेपर ही पास नहीं थे। मैं तो CFAP शुरू किया और उसके 1-2 पेपर ही पास हुए थे, तो उसका वो क्वालिफाई कर गया। क्वालिफाई करके दुबई चला गया। उसके पास होने के 4 साल बाद मैं पास हुआ। वो जितनी समझ मेरे पास थी ना, वो बेकार थी। उसको सिर्फ एक बात पता थी, मैंने CA करना है, और मुझे लगता है वो सियाना था। मुझे याद है कि जिस वक्त उसने क्वालिफाई, मैंने जिस वक्त उसने क्वालिफाई किया और मैंने क्वालिफाई किया, उसमें 4 साल का गैप था, और 4 साल में वो 50 लाख कमा चुका था। और मैं जो इस बात को समझता था कि टमाटर यहाँ से 20 रुपए किलो सस्ते मिलते हैं, इस बेवकूफ़ को नहीं पता वो सियाना था। यार मैनू जी नहीं समझ सी कि भाई यहाँ से ये चीज़ सस्ती मिलती है, ये मैं बहुत समझदार हूँ, यहाँ से 20 रुपए ये चीज़ सस्ती मिल जाएगी, इतना ही पता था ना। क्या नतीजा निकला? उसके और मेरे दरमियान 4 साल का गैप था। जब मैं क्वालिफाई किया, उसने 50 लाख सेव किया हुआ था, और मुझे ये पता था कि 50 रुपये बचाने कैसे हैं। मुझे लगा आज एक टाइम पे वो भी पास है, मैं भी पास हूँ, वो दुबई में है इस वक्त। मेरे हिसाब से पाकिस्तानी 30 लाख उसकी सैलरी है। मैं बहुत ज़्यादा आपको लालच नहीं दिला रहा, मैं सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूँ कि कुछ लोग फोकस होते हैं, वो फोकस अपना बरकरार रख के कितना आगे तक चले जाते हैं। मैं आपको नंबर गेम की तरफ नहीं लेके जाना चाहता। अल्लाह का शुक्र है मैं भी अच्छी मुनासिब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मगर पॉइंट ये कि यार एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि वो समझदार ज़्यादा था। उसने सही सोचा, उसकी डायरेक्शन सही ठीक थी। यार जब आपके पास क्वालिफिकेशन डिग्री आ जाती है ना, तो ये जो स्किल आपको लगती है बड़ी अहम है, 10-20 हज़ार रुपये में, 25 हज़ार रुपये में एक बंदा आ जाता है जो आपको सर्व कर पाता है, जिसको पता होता है। आप क्यों ना अपनी स्किल को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएं। तो मुझे लगता है कि फोकस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इधर उधर की एक्टिविटीज़ जिसमें आपको लग रहा होता है कि मैं फला काम करूं, कुछ ना करो यार, सिर्फ CA कर लो। मैं तो यकीन माने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि अक्सर लोग, चलो CA वालों को तो फिर पता ना कि CA करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, अदर देन CA वालों को तो सिर्फ एक ही बात लगती है, मेरी YouTube की एक वीडियो चलनी, फिर देखना लहरें बहरें हो जाएंगी। वो कोई नाचने वाले की वीडियो चल गई है या किसी गाने वाले की वीडियो चल गई है, तो उन्हें लगता है कि भाई उसने अगर 3 दिन में 2 करोड़ रुपया कमा लिया है, तो इंशाल्लाह एक दिन हमारा भी होगा। मुझे लगता है कि वो 1 अरब में 1 बंदा है। तो आप इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटी के साथ कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? समझ आ रही? सर एक चीज मुझे फॉर श्योर पता है, आपकी लाइन बहुत अच्छी है। जिंदगी में किसी स्टेप पर भी अगर आप क्वालिफाई कर गए, जिंदगी में कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने CA क्यों किया। फाइनेंशियली अगर आप वाकई एक्सपर्ट हैं, मिसाल के तौर पे आप CA करके भी आपको आता जाता कुछ नहीं, बस पेपर ही पास है, और आपने कभी सीरियसली कोई स्किल नहीं ली। मिसाल के तौर पे मैंने CA किया हुआ, मैं स्टेज पे भी हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाना नहीं आ रहा, आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही, तो ये एक अलहदा केस है। लेकिन अगर किसी चीज़ का फ़न मैंने सीख लिया, मैं उस पर एक्सीलेंस तक चला गया हूँ, तो आपको ये पछतावा नहीं होता कि मैंने CA क्यों किया। इतना मुझे पता है। मेरे से अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर मैं ICOM किया हुआ है, मैं BCom कर लूँ। मैं एक बार सोच लो आगे करना क्या है। ये ना हो कि BCom के बाद सोचो कि BCom तो हो गया है, अब क्या करूं। सर MCom करके लोग सोच रहे थे MCom तो हो गया, अब क्या करूं। क्योंकि उन्हें MCom, और मुझे लगता है कि जो काम उसने MCom करके सोचा उसे ICOM करके सोच लेना चाहिए था। मैंने MCom करने के बाद लोगों को CA में आते देखा, उन्हें लगा कि यार MCom के बाद जो सैलरी में लगेगी वो तो कुछ भी नहीं है।
सारी एक मतलब मुझे लगा कि आप जिस लेवल पर हैं, जो बातें आपको टकरा सकती हैं, मैं उनको एड्रेस करूं। और अगर आज के दिन के नतीजे में हम फोकस बना पाए कि नहीं यार, अपना लेंस ठीक कर लो, फोकस अपना रखो। अगर आप सीए की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो ठीक है। जब मैं को फर्स्ट अटेम्प्टर नहीं हूँ, मेरी काफ़ी अटेम्प्ट्स लगी हैं, लेकिन मैं कसम खा कह सकता हूँ मैंने कोई अटेम्प्ट ज़ाया नहीं की। मैंने कोई अटेम्प्ट मुंह उठा के नहीं दी बगैर पढ़े। मैंने हमेशा कोशिश की और मैं चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर चुका था शुरू में कि यार सबसे पहले अल्लाह ताला का कहना मानो, उससे ताल्लुकात ख़राब नहीं करने। पहली बार पेपर दे के आपको समझ आई थी कि यार आखिरी दिन ना बंदे को पता चल जाता है कि यार मैं कुछ नहीं हूँ, करना अल्लाह नहीं है। तो जब करना अल्लाह नहीं तो होते ना, तो ताल्लुकात ठीक रखिए। दोस्त के कहने पे दोस्त के घर जाके अपनी नमाज ना पढ़ना, ये गलत है। तो पहली तो बात है कि ताल्लुकात, अभी तो ये एक स्टेज है ना जिसमें आपकी एफर्ट और उसके बाद रिजल्ट है। आपने कोशिश की हुई है और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुकात ठीक रखने, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ जिसको अल्लाह ताला की तरफ से औलाद नहीं ना मिल रही होती, बड़ा बेबस हो जाता है, बड़ा बेबस हो जाता है। जिंदगी में हर स्टेप पर इंसान को फील होता है कि यार मुझे अल्लाह से ताल्लुकात ठीक रखने चाहिए थे। मेरी सैलरी तो 22 लाख है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब मुझे अल्लाह ताला की ज़रूरत नहीं है, उसे पढ़नी है ज़रूरत। अभी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाए तो बंदा फारग है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बैठे हुए हैं, 3-4 मिनट आप बैठे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, आपको पता चलता है यार इसकी तो मतलब सर तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो आप तंग आगे उठ के चले जाएंगे। तो हर स्टेप पे आप खुदा ताला के मोहताज हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम उसके मोहताज हैं और उससे मांगते रहते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। सेकंड प्रायोरिटी मेरी सीए थी, बहुत क्लियर था। अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है तो वो इस चीज को रियलाइज करेगा कि यार ये सीए कर रहा है, इसके एग्जाम देने से तंग ना करूं। और अगर कोई इतना ही सेल्फिश है जो कहता है सीए कर रहे थे मैं क्या करूं, चल आ यार मैंने पेंट लेनी है, क्रीम ब्लॉक चले, नहीं उसे सोचना चाहिए। और अगर वो ये नहीं सोच रहा ना, तो सर वो आपका मुखलिस दोस्त नहीं है। उससे बात करने की यार इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने का एक पर्पज़ है कि आप बहुत फोकस हो जाएं। जब आपका ये फोकस क्लियर होता है तो आपके पास पता है क्या चीज़ आ जाती है, कंसिस्टेंसी आ जाती है। और अगर आप कंसिस्टेंट हो गए ज़िंदगी में, दुनिया का कोई काम हो आप कर जाएंगे। सीए रिलेटिवली आसान है, कोई भी काम आप कर जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक ओवरऑल डिस्कशन थी टीचर की एक्सपेक्टेशन की। जब हम बात करते तो हमने ये बात की थी कि आपने हार्डवर्क रहना और कंसिस्टेंट रहना। और जब कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे तो उसमें हम कह रहे थे कि यार अपनी प्रायोरिटी सेट करें, अपना फोकस क्लियर रखें। आपको बस ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अर्जेंसी में आपको सीए ही करना है। इसके अलावा जो भी शॉर्टकट लगाएंगे असल में वो एक गलत रास्ता होगा और आपको घूम के आना पड़ेगा, जिससे आपका अल्टीमेटली ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा सा ऑडिट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो उसमें अगला स्टेप है कि सर ये पेपर कैसा है, एमसीक्यू आते हैं, सवाल आते हैं, कितने सवाल आते हैं, कैसे हल करना होता है, सब्जेक्ट की नेचर क्या है। सर ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होने का मतलब पता क्या है, इसका मतलब है कि इसके अंदर दो ही मेन बातें होंगी।
या कुछ एरिया ऐसा होगा जिसको आपने याद करके रिप्रोड्यूस करना होगा, क्रैम करना होगा, मेमोराइज करना होगा। और अब आप कैफ लेवल पे हैं तो एक पहलू इसका होता है एप्लीकेशन, जिसको केस स्टडी भी बोलते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड एरिया या केस स्टडी, आपने लॉ में पढ़े हैं केसेस, इसी तरह ही ऑडिट में भी एप्लीकेशन और केस स्टडी। ये पहलू है सर दो। तकरीबन 30% से 35 कर लीजिए क्रैमिंग आती है, और 65% से 70% एप्लीकेशन आती है। और मैं क्रैमिंग और एप्लीकेशन को ऐसे डिफाइन करता हूं कि क्रैमिंग है कि जिसकी समझ हो और रटा हो, और अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन है जिसकी समझ हो, रटा हो, लेकिन प्रैक्टिस भी हो। इसके लिए क्या दरकार है? प्रैक्टिस दरकार। इसके लिए प्रैक्टिस दरकार। ये प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। अब ये सब्जेक्ट की नेचर है। अगर कोई बच्चा इसको एक आम रट्टे वाला सब्जेक्ट समझता है तो उसको एक बार फेल होने के बाद समझ आती है कि नहीं, मुझे लिखना चाहिए था, मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। ये मैं आपको, ये जो बात मैंने आपको कही है, मैंने 8 साल का निचोड़ निकाल दिया आपको। मैं जुमला दोबारा बोल रहा हूँ। अगर कोई बच्चा इसको सिंपल रट्टे वाला सब्जेक्ट समझता है तो एक अटेम्प्ट देने के बाद उसको समझ आती है कि मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। ये मेरे 8 साल का निचोड़ है कि भाई इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। FR2 जितनी प्रैक्टिस, FR1 जितनी प्रैक्टिस नहीं, लेकिन उससे आधी करनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस वाला एरिया है, ये सिंपल क्रैमिंग रट्टा नहीं है। इस चीज को आप अपने ज़हन में रखना। ठीक हो गया भाई? अब अगला स्टेप है कि स्टडी मटेरियल। सर मेरी एक बुक है, जिस तरह टैक्स की किताब है टैक्स हेल्प बुक, इस तरह ऑडिट की किताब है ऑडिट हेल्प बुक। पिछली 1-2 बार से हम उसको छपा नहीं रहे, इस बार देखेंगे। बुक अवेलेबल है या मार्केट में अवेलेबल ना हुई तो कॉपियर के पास अवेलेबल होगी, कॉपियर से ले सकते हैं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो भी हमारे अपने क्लास में टीए को कहेंगे वो और यहाँ से बुक लेके आपको डिस्पैच करा देगा। जो फिजिकली मौजूद है वो फिजिकली ले लेंगे बुक शॉप से। ऑडिट हेल्प बुक के नाम से। उसमें क्या है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ ICAP बुक या स्टैंडर्ड इन अ समराइज्ड फॉर्म so that it becomes easier for you to memorize। हमारा टारगेट ये कि आप उसे आसानी से मेमोराइज कर लें। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरे नंबर पे पास्ट पेपर। दूसरे नंबर पे क्या है सर? पास्ट पेपर्स। हर चैप्टर के साथ और इवन सेक्शंस के साथ हमने पास्ट पेपर जोड़ दिए, क्योंकि अगर आपने कभी भी ये देखना है कि जिस डायरेक्शन में मैं सोच रहा हूँ और जिस डायरेक्शन में मैं तैयारी कर रहा हूँ
क्या वो ठीक है या नहीं? सर हमेशा इफेक्टिवनेस को देखना है तो पास पेपर देखिए। एक बच्चा है, उसको टीचर बताता है ट्रायल बैलेंस क्या है, उसको टीचर बताता है एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, वो बस सारी डेफिनेशन को पक्का रट्टा लगा लेता है। आप मुझे बताएं कि क्या FR1 के पेपर में इसका फ़ायदा होगा? नहीं होगा भैया, उसको सवाल करने पड़ेंगे। तो अगर वो उसको रट्टा लगा रहा है तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। आई कैप में टेस्टिंग ऐसे नहीं होनी। यहाँ पर वो वाला सीन है। हम आपको बता दें, स्टडी मटेरियल ये चीजें जो हैं ये लाजमी। हमने उस किताब के अंदर जो आपकी ऑडिट हेल्प बुक है उसके अंदर ये सारी चीजें जोड़ दी। पेपर लेटेस्ट वाला हमने इनकॉर्पोरेट करना है। किताब ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है। टिल जब तक वो ना हम आपको चैप्टर 1 के नोट्स दे देंगे और उसके बाद आप वो बुक ले लीजिए। क्लियर होगी बात? ये हमारा मटेरियल होगा जिससे हमने पढ़ना। इस सारे चीज के बाद से आपके ज़हन में कोई सवाल आता है तो प्लीज पूछिए। सर जी कोई सवाल ज़हन में आता है? सर ये जो आपने बोला था कि पेपर पास हो जाए लेकिन अंडरस्टैंडिंग ना हो, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना हमारी ऑडिट के इसमें? सर उतनी अंडरस्टैंडिंग के बगैर पेपर नहीं पास होगा। 100%। इसमें भी वैसे ही टेस्ट होंगे, बल्कि इसमें टेस्ट थोड़े ज्यादा होते हैं क्लास में। मैं आपको बताता हूँ 2-3 एडिशनल फीचर्स हैं। अभी आपने टेस्टिंग से बात की तो बड़ा अच्छा हो गया, मैं उसको हाईलाइट कर दूँ। अच्छा, मैंने ना एक वीकनेस देखी थी स्टूडेंट्स की, और उसमें मतलब उसमें ऐसा चाहिए कि आपका कसूर नहीं है लेकिन स्टूडेंट का कसूर है। वो ये कि जी आपने एक सवाल पढ़ा, उसका सॉल्यूशन देखा, अगला सवाल सेम था लेकिन उसके आई कैप का सॉल्यूशन फर्क था, यानी लिखने का अंदाज फर्क था। अब जब पहली बार मिसाल के तौर पे लॉ की मिसाल ले लेते हैं, आपने लॉ में पढ़ा, उसने सबसे पहले डिकोड किया, फिर रूल लिखा, फिर कंक्लूजन दिया। दूसरा सेम सवाल उसने पहले कंक्लूजन दे दिया, बाद में रूल लिखा और डिकोड रूल एक्सप्लेनेशन साथ कर दी। यानी एक ही टाइप के 2 सवाल हैं, उसके 2 तरीके से आंसर लिखे हुए हैं। जब बच्चा ये 2-3 मतलब वो 5 सवाल करता है और वो 3-4 तरीकों से एक ही टाइप के सवाल को आंसर किया होता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसकी स्टैंडर्डाइज अप्रोच नहीं बन पाती। यार आप मेरा पॉइंट पिक कर पाए मैं क्या कह रहा हूं? आप एक ही टाइप के सवाल को एक ही तरीके से 5 बार करें, ऐसी तैसी सवाल कहीं नहीं जाता। लेकिन मुसीबत है सजेस्टेड सोल्यूशन आई कि आपके मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ आए हैं और वो मुख्तलिफ लोगों ने सजेस्ट किया हुआ, इस वजह से वो हर बार सेम पेज पे नहीं होता। ये प्रॉब्लम है। अब हमने क्या किया है, हमने इस पास अपनी किताब में इस पास पेपर के सॉल्यूशन को क्या कर दिया है, स्टैंडर्डाइज कर दिया। उससे क्या होगा, जो आपको एक तरीके, वो पिछली 10 अटेम्प्ट्स के सवाल का एक ही तरीके से सॉल्यूशन दिया हुआ। सर जब आप पढ़ेंगे ना, यकीन माने आपको 5-6 सवाल में समझ आ जाए, अच्छा ये चीज इस तरतीब से लिखनी है। आई कैप के सॉल्यूशन में मुझे ये लगा कि चूंकि उसने वो स्टैंडर्डाइज तरीके से नहीं दिया तो बच्चा उतनी उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए इतने सवाल करने के बाद। उसकी वजह ये होती है कि वो एक ही टाइप के सवाल को एक ही तरीके से नहीं देख रहा होता, फर्क से देख रहा होता। सर जी समझ आ रही है? ये हमने अपनी किताब के अंदर, तो वो सीधे सीधे सॉल्यूशन नहीं है, हमने उसको कस्टमाइज किया है ताकि आप जब उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको फायदा हो। अच्छा, इसके अलावा हम एडिशनल प्रैक्टिस सेशंस रखते हैं।
अपनी क्लास में ही फिजिकली क्लास में बच्चे मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे हमने आज 4 सवाल करने हैं। 3 दिन से आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा था, आज प्रैक्टिस सेशन है, तो मैं सवाल आपको बोर्ड पर आ जाएगा, वो सवाल आप हल करेंगे। वो सवाल जब आप हल कर रहे होंगे विद इन द क्लास टाइमिंग, मैं वो सवाल आपका स्क्रिप्ट पढ़ के आपको बताऊंगा। अब ये वाली चीज़ टैक्सी क्लास में नहीं कर सकता मैं, उसमें स्ट्रेंथ ही इतनी ज़्यादा होती है। अब जो मुनासिब स्ट्रेंथ के बेनिफिट्स हैं वो भी तो आपको मिलने चाहिए ना सर। अगर आपके टीचर खुद आपके साथ आपका स्क्रिप्ट देखकर पढ़कर आपको बता देंगे ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ये एडवांटेज तो मेरा ख्याल है एक बेहतर एडवांटेज है एक मुनासिब क्लास का। सर समझ आ रही है? इस चीज़ को आप इंश्योर करेंगे। अच्छा, अब ऑनलाइन वालों का क्या होगा? ऑनलाइन का सीन ये है कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन में वो देख रहे होंगे उस दिन शायद उनको लगे, अब मिसाल के तौर पे होगा ये कि मैं एक स्टूडेंट ने क्लास में काम किया, उसका काम चेक कर रहा हूँ, तो मैं शायद वीडियो पॉज करा दूंगा। जब वीडियो पॉज हो जाएगी तो मैं 5-7 मिनट 10 मिनट में उनका काम चेक करूंगा और उसके बाद वीडियो ऑन करा के कंक्लूजन दूंगा कि अगर आप लोग ऐसे लिख रहे हैं तो इसको इस तरीके से लिखें। अच्छा, वो जिस दौरान वीडियो पॉज होगी आप लोग को तो नहीं पता, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो क्या करेंगे, वो सवाल खुद अटेम्प्ट कर रहे होंगे उसी टाइम पे, और मैं बाकायदा आपको ऑनलाइन वालों को इंडिकेट करूंगा कि भाई यहाँ पे वीडियो पॉज करो और ये वाला सवाल खुद करो। आप वो सवाल करेंगे, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, तो ऑनलाइन वाले भी उस सवाल की डिस्कशन सुन रहे होंगे और वो जो सवाल उनने किया होगा वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे। हम उनका भी सवाल चेक करेंगे और उन्हें भी व्हाट्सएप पर बताएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम। सर समझ आ रही? तो हम ऑनलाइन वालों को, फिजिकल वालों का ये कि सर मौके पे इंशाल्लाह उस वक्त चेक कर देंगे। ऑनलाइन वालों के पास जब वीडियो जाएगी और उसके बाद जब वो व्हाट्सएप भेजेंगे तो हम उन्हें वहाँ पर चेक करेंगे। सर समझ आ रही है? तो ये एक एडेड एडवांटेज है जो प्रैक्टिस सेशन में मैं पर्सनली आप लोगों के लिए हाजिर हूँगा, कर रहा हूँगा। टेस्ट मेकिंग, टेस्ट चेकिंग इंशाल्लाह मेरी सुपरविजन में हो रही होगी और हम कोशिश करेंगे कि इंडिविजुअल लेवल पे हर बच्चे पे एफर्ट करें। अगर आप पहली स्टेप में इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाएं तो सर कि यार ये एप्लीकेशन बेस्ड है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस सेशंस बाकायदा क्लास में होंगे, इसमें बाकायदा आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपका स्क्रिप्ट चेक किया जाएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और 1 घंटे की क्लास में ये जो एडिशनल टाइम है, ये जो 15 मिनट है, ये बुनियादी तौर पे किसके लिए हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए हैं। तो वो आपको साथ के साथ ज़रूर कराए जाएंगे। इस चीज़ के लिए आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है। सर कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए, कोई बात जहन में है और पूछना चाह रहे पूछिए। एक मैंने अगर स्लाइड्स जहाँ पर मैं शो कर पाता, इंशाल्लाह उम्मीद है कल से मामला ठीक हो जाएगा। अगर मैं शो कर पाता तो एक आसानी ये हो जाती कि मैंने एक चैप्टर वाइज एनालिसिस भी बनाया हुआ है कि पास पेपर में कहाँ से सवाल आ रहा है। ऑल्दो अभी चूँकि आपने वो किया नहीं है, वो मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी चूँकि आपने वो सारे चैप्टर से अवेयर नहीं है, तो जब आप कोर्स एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको वो ग्रिड बड़ी ज़बरदस्त लग रही होती है। जो इस वक्त मैं आपको कहूँ चैप्टर 1 में से 4 नंबर का आता है, पिछली 6 अटैम्प्ट को देख के या 4 अटैम्प्ट को देख के, तो उस बेस पर चैप्टर 2 में से इतने मार्क्स का आते हैं, तो ना चैप्टर का नाम पता है ना ये पता उसके अंदर क्या है, तो उससे बहुत ज़्यादा इस वक्त करंटली से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो एनालिसिस आपके साथ शेयर करने का फ़ायदा ही होता है कि जब चाहें उसको देख सकते हैं, और चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार उसको देखने से फ़ायदा ही होता है कि हमें अंदाज़ा होता है कि इस चैप्टर पर कितनी एफर्ट दरकार है। सर जी कोई बात जो और पूछना चाह रहे हो?
काफ़ी है आज के लिए इतना। कल से इंशाल्लाह मेक श्योर करते हैं कि हम पढ़ना शुरू करें। कल से इंशाल्लाह चैप्टर 1 पढ़ लेंगे। चैप्टर 1 के नोट्स आप आएंगे तो आपको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। डन है जी? नहीं सर, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू जी।